आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है? 400 पार क्या है वो? क्या होंगी 400 पार? ये तो बताए मोदी जी। जो इनकी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले उसकी साफ सुथरी छवि होगी, वो साफ हो गया। जेल का जवाब हम बदला नहीं वोट लेंगे से। किसी से, बदला नहीं लेंगे, जेल का जवाब अब हम वोट के से। जरिए। नमस्कार, नवभारत टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी और आज हमारे साथ खास मेहमान साउथ दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सही राम जी मौजूद हैं। आज इनसे कुछ तीखे सवाल यहां पर करेंगे क्योंकि अब जो है विधायक के बाद में जिम्मेदारी इनकी बड़ी होती जा रही है और लोकसभा का टिकट मिला है। तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, कैसे ये इलेक्शन को ये देख रहे हैं? घर घर जाके अभी भी जब आए हैं तो डोर टू डोर अपना कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस समय सवालों के घेरे में भी है, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में है और उनके लेकर सामूहिक उपवास वगैरह और आपके कार्यकर्ता तमाम तरीके से दिल्ली के अंदर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस समय इलेक्शन का टाइम है। सही राम जी, बहुत बहुत स्वागत है नवभारत टाइम्स में आपका। कैसा चल रहा है? सबसे पहला सवाल, कैंपेन आपका। बहुत बढ़िया। लोगों से आपको समर्थन मिल रहा है? अभी मैं सुबह 10 बजे से 11:30 बजे तक मैंने अभी नेहरू कैंप में डोर टू डोर करके आया हूँ जी। लोग निकल के आ रहे हैं बाहर, बोल रहे हैं, वोटर बोल रहा है। मतलब लग रहा है कि इस बार इलेक्शन जो है जो ऐसा वोटर होता था जो चुप रहता था सीधे जाके ईवीएम में, लेकिन इस बार आपको कह रहे हैं कि वोकल है, वोटर बोल रहा है। नहीं, पहले में और अब में काफी फर्क है जी। पहले लोकसभा चुनाव में वोटर शांत रहता था, बाहर नहीं निकलता था, लेकिन अब के बाद जिस तरह से मैं पिछले करीब मेरे को 1 महीना हो गया जी। डेली मेरी 2 पदयात्राएं होती हैं और 1 जनसभा होती है। जी। तो पदयात्रा में वोटर का पता चल जाता है। जी। वोटर बाहर निकल के आ रहा है खुद ही। जी। वोटर में जोश है। अच्छा, जैसे बड़ा अब तो समय कम बचा है, आपका जो क्षेत्र है लोकसभा क्षेत्र काफी बड़ा है, कैसे मैनेज करते हैं आप? टाइम शेड्यूलिंग कैसे रखते हैं कि कितनी जल्दी आपको सोना है, उठना है, कैंपेन करना है, कब घर वापसी होनी है, पूजा पाठ, उसके बाद लोगों से मिलना जुलना, ये सब मैनेज कैसे कर रहे हैं आप? नहीं, देखिए, चुनाव लड़ना मेरे लिए कोई नई बात नहीं है जी। अभी मैं आज लोकसभा चुनाव लड़ रहा हूँ, ये मेरा 10वां चुनाव है। जी। इससे पहले मैं 4 विधानसभा लड़ चुका हूँ, 4 बार कॉर्पोरेशन चुनाव लड़ चुका हूँ, निर्दलीय भी चुनाव लड़ा हूँ। जी। तो मेरा तो एक रूटीन वर्क है, सुबह 8 बजे उठ के ऑफिस आना, लोगों से संपर्क करना, गलियों में जाके घूमना, लोगों की समस्याएं सुनना, देखना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। तो मेरा 26 साल से मेरा रूटीन वर्क है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत तो आपकी जीवन शैली में ही इलेक्शन कैंपेनिंग ये सब शामिल हो चुका है? हाँ बिल्कुल। आज से नहीं, 97 में मैं निर्दलीय चुनाव जीता था यहाँ से निगम का, जब एक वार्ड बहुत बड़ा होता था, 66,000 वो एक वार्ड में वोट होती थी उस टाइम पे। निगम में बहुत बड़ा वार्ड था जी। तो मैं यहाँ निर्दलीय जीता था पहली बार। तब से मेरा रेगुलर सिस्टम है, सो उठ के ऑफिस आना, लोगों से संपर्क करना, उसके बाद अपने क्षेत्र में निकल जाना, जी, जहाँ लोगों की समस्या उनकी सुनना, उनके सुख दुख में शामिल होना। 27 साल से मेरा रेगुलर है। सही राम जी, एक प्रोफेशन होता है, जैसे हमने मास कम्युनिकेशन किया, उसके बाद में हम मीडिया की फील्ड में आए और आज आपका इंटरव्यू कर रहे हैं। इसी तरह जब आपका करियर स्टार्ट हुआ और आप खेल स्पोर्ट्स में आगे बढ़े, फिर आपको सरकारी नौकरी भी मिली, उसके बाद फिर पॉलिटिकल कैरियर, मतलब 3 आपके जीवन में करियर बदले। हम एक ही करियर को लेके जो है आगे बढ़ते चले गए, तो ये इतना, और आप तीनों में ही अव्वल प्रदर्शन आपका रहा है। देखिए, इसमें तो मैं कहूँगा कि कुछ ऊपर वाले की कृपा रही है, माता रानी की कृपा रही है, ऐसा कोई विशेष नहीं। पहले किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ मैं, दूध का काम भी किया है, ट्रांसपोर्ट का भी किया है, सरकारी नौकरी भी की है, पहलवानी भी अच्छी की है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं पहलवानी में भी। पहलवानी के बाद कबड्डी भी खेले, लोगों का प्यार मिलता रहा है पार। उसके बाद फिर राजनीति शुरू की है। तो राजनीति में उसी तरह पटखनी दे रहे हैं? ये तो मैं पटकनी देने वाला नहीं हूँ, ये तो क्षेत्र की जनता का प्यार और आशीर्वाद है। अच्छा, जब से अरविंद केजरीवाल इस शराब घोटाले मामले में जेल के अंदर गए हैं, तो क्या उसके बाद में और उसके पहले में जनता में क्या फर्क आप महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा इलिब्रेट करिएगा, इस डिफरेंस को मैं जानना चाहता हूँ। अरविंद जी जब बाहर थे, उनके खिलाफ ईडी की जांच वांच चल रही थी जी। उस समय मैंने अभी बताया जैसा, उस समय वोटर बिल्कुल शांत था, लेकिन जैसे ही उनकी गिरफ्तारी हुई उनको जेल भेजा गया है।
देखिए, मैं सीधी सीधी बात कहूँ, अरविंद जी कोई सड़क पे चलता हुआ आदमी नहीं है। अरविंद जी दिल्ली की धड़कन है। आप देखिए ना, तीसरी बार के मुख्यमंत्री जी। 2015 में आप देखें, एक रिकॉर्ड कोई आदमी सोच नहीं सकता था कि दिल्ली में 70 विधानसभा में से 67 विधानसभा आम आदमी पार्टी जीतेगी। मैं भी लड़ा था और कितने प्रचंड बहुमत से जीते थे हम लोग, हमें उसकी उम्मीद भी नहीं थी। 2020 में दुनिया भर के एलिगेशन इनके ऊपर लगाए, चीटाकशी की, लेकिन 2020 में भी 70 में से 62 सीट, तो भी एक रिकॉर्ड बना। और वो मार्जिन हर विधानसभा का, मेरी लोकसभा की अगर मैं बात करूं तो 2 या 3 सीट ऐसी हैं जिनमें बीजेपी ने थोड़ी सी फाइट की है। बाकी कोई 10,000 से, 15,000 से, 20,000 से, 30,000 से, 40,000 से विधानसभा जीते हैं लोग। तो इसका मतलब सरकार ने काम किया है, नंबर 1। नंबर 2, जो जेल में डाला है, जिस दिन अरविंद जी की गिरफ्तारी हुई है, उस दिन के बाद जहां जहां हम जाते हैं लोगों में एक ही चर्चा है कि गैर कानूनी है, इनलीगल है, मतलब पार्टी को कुचलने का काम यह हो रहा है और इसको हम नहीं होने देंगे किसी भी हाल में। अभी मैं कल गया था, मैं भी आपको वीडियो दिखाऊंगा, संगम बिहार अमृतसर कॉलोनी है जी, लोगों में बहुत रोष था। कई 100 आदमी रोडों पर आया मेरे साथ निकल के मेरी पदयात्रा में, तो लोगों में इस चीज का रोष है। देखिए, सरकार ने काम किया है। अब लोगों में यह है कि अरविंद जी को अंदर डालने का मतलब है कि दिल्ली के काम रोकना, दिल्ली की जनता के वोट का अपमान करना। आज वोटर को सीधा सीधा एक टारगेट है वोटर का कि जो हमने विश्वास के साथ अरविंद जी को वोट डाल के मुख्यमंत्री बनाया था, आज उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। वो आगे काम ना कर पाए, इसलिए उनको जेल में डाला जा रहा है। अभी आप देखो ना, और जिस दिन से संजय सिंह जी की बेल हुई है, उस दिन से मानो करीब 8 से 10% लोग और बाहर निकल के आए हैं कि कोई ईडी को जो फटकार लगी है, तो लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किस आधार पर हमें जेल में बंद रखूं। एक बहुत बड़ी बात है। जी, ईडी ने उसमें अपोज भी नहीं किया। ईडी ने कहा कि हमको कोई ऐतराज नहीं अगर इनको जो है जमानत दे दी जाए। नहीं तो गिरफ्तार क्यों किया था? अगर उन्हें ऐतराज नहीं है तो उस आदमी की जिंदगी के 6.5 महीने जेल में कटे हैं। ईडी को क्या अधिकार था उन्हें रखने का? जब उन्हें कुछ मिला ही नहीं, उसी टाइम रिहाई दे देते। जब लेकिन मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल रही है। मिलेगी, उन्हें भी मिलेगी। देखिए, ईडी ने साफ कहा कि हमें कुछ नहीं मिला संजय सिंह जी के मामले में। मैं आज आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मनीष जी के पास और अरविंद जी के पास क्या मिला, वो मीडिया को तो बता दे। कह रहे हैं वो सब खर्च हो गया, जो मिला वो खर्च कर दिया गया गोवा इलेक्शन में। कहां कर दिया? गोवा इलेक्शन में। रिकॉर्ड तो दोगे? चलो आप मान लो गोवा में इलेक्शन में खत्म करें, कोई रिकॉर्ड तो दोगे? किस आधार पर आपने गिरफ्तार किया है? मनीष जी कितने दिन से बंद है? ईडी का कहना है कि हमने बंद फाइल जो है दिल्ली हाई कोर्ट को सौंप दी है, दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको पढ़ लिया, उनको लगा है कि इसमें कुछ ना कुछ तो हुआ है स्कैम में, इसीलिए जो है अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार करने का आदेश हो गया। अभी मैं नहीं कहता, कोर्ट भी कह रहा है, चुनाव आयोग भी कह रहा है। जी, जिस आदमी के बयान पे अरविंद जी को बंद किया है, उसने जेल से जमानत होने के बाद कितना चुनावी बॉन्ड दिया था बीजेपी को? जी, हर चैनल पे चल रहा है ना। बिल्कुल, आप ये दिखा रहे हो। बिल्कुल 60 करोड़ रुपया। जी। एक आदमी को उठा के आप 6 महीने जेल में बंद रखते हो। ईडी उसके 9 बार बयान लेती है, किसी में अरविंद जी का नाम नहीं होता। 10वें बयान में उसका अरविंद जी का नाम आता है, उस बाद तुरंत उसे बेल मिल जाती है, और बेल मिलने के बाद 60 करोड़ रुपया का चंदा बीजेपी ले रही है। इससे क्या लगता है आपको? ईडी फेयर काम कर रही है? सहीराम जी, यहाँ पे जिस तरह आप बता रहे हैं कि ईडी किस तरह काम करी और आपका पूरा विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है, आपके साथ में तमाम जो है कांग्रेस के लीडर भी समर्थन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप लोगों को जब आप डोर टू डोर जाते हैं और अपनी बात जनता को बताते हैं, तो क्या वो उन लोगों के मन में भी यही बात है जो आप बोल रहे हैं हमसे? वो भी यही कहते हैं कि ईडी जानबूझ कर डर के मारे? मैं अपने मन की बात नहीं कर रहा। अभी कल मैंने एक जनसभा की थी, उसमें मैंने एक बार नारा लगाया था, जेल का जवाब वोट से। एक बार मैंने लगाया था। 10 बार वहां जो
जनसभा में लोग थे, 10 बार उन्होंने ये नारा लगाया है, जेल का जवाब वोट से। वोट से। मैंने एक बार लगाया था, उन्होंने 10 बार उसको दोहराया है। इससे आप अंदाजा लगाओ ना क्या लोगों के दिल में। अच्छा, ये आप चूंकि स्पोर्ट्स से भी हैं तो मेरा सवाल जो है पहलवानों को लेकर भी है। हमने देखा पिछले दिनों जंतर मंतर में पुलिस ने किस तरह पहलवानों पर, उनके मांग पर, और दिल्ली पुलिस की वो तस्वीरें भी सबने देखी उसकी। आप व्यक्तिगत तौर पर पहलवानी खेल को किस तरह देखते हैं और इसके लिए कोई प्लान, इसको कैसे और डेवलप किया जा सकता है, और सबसे अहम बात कि इससे राजनीति को कैसे दूर रखा जा सकता है? देखिए, इसमें मैं कहूँगा, मैं पहलवान रहा हूँ, स्पोर्ट्समैन रहा हूँ। आप एक अंदाजा लगाओ, एक पहलवान बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सुबह 4 बजे उसे उठना पड़ता है, सर्दी गर्मी बरसात हो, कोई भी मौसम हो, सुबह 4 बजे उसे उठकर रोड पर आना पड़ता है प्रैक्टिस के लिए। अखाड़े में जाना पड़ता है। जब लोग अपनी रजाइयों में घुसे होते हैं ना, उस टाइम वो लंगोट पहन के मिट्टी में, ठंडी मिट्टी में प्रैक्टिस करता है। जिस टाइम लोग रजाई में घुसे होते हैं उस टाइम वो खाली एक ट्रैक सूट पहन के 10-10, 15-15 किलोमीटर की रोड पर रेस मारता है। कितनी मेहनत करनी पड़ती होगी उसे। और उसमें ये लोग राजनीति करें, कि देश का दुर्भाग्य ही है कि एक हमारे इंटरनेशनल पहलवान धरने पे बैठे हैं और पुलिस उनको, महिला पुलिस भी नहीं, जेंट्स पुलिस महिला पहलवानों के साथ हाथापाई कर रही है, जबरदस्ती उठा रही है। ये देश का दुर्भाग्य नहीं है क्या? इंटरनेशनल इशू में इसका जाएगी नहीं बात। ये देश का एक पहलवान, गौरव, उसने देश का गौरव बढ़ाया है जी। आप उसे रोड पर ठोकरे मार रहे हो। जब वो वहां तिरंगा फहराता है तो पूरा देश कहता है कि हमें गर्व है इस पहलवान के ऊपर, हमें खुशी है कि हमारा पहलवान इंटरनेशनल मेडल लेके आ रहा है। हाँ, विदेशी सरजमी में तिरंगा लहरा रहा है। जब तिरंगा लहरा रहा है तो हमारे लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है। और जब अपने हक के लिए वो यहाँ रोड पे बैठता है तो लोग कहते हैं कि बदमाश हैं ये देशद्रोही हैं ये। आज वो देशद्रोही हो गया। जब वो मेडल लेके आता है तब उसे सम्मान देते हैं। सबको अपना अधिकार है अपनी बात रखने का, उनकी बात सुननी चाहिए थी उस समय। जी, मेरा अगला सवाल ये है कि इस लोकसभा चुनाव में आप सबसे ज़्यादा प्रतिद्वंदी किसे देख रहे हैं? किससे आपकी टक्कर यहाँ पे साउथ दिल्ली से आपको लग रहा है कि ये जो कैंडिडेट मुझे टक्कर दे सकता है? नहीं, देखिए, किससे नहीं है। आज 2 ही पार्टी चुनाव लड़ रही है। मैं इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी हूं। एक दूसरी भाजपा और तीसरी पार्टी ही नहीं है यहाँ कोई। हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले 9 साल में जो हमारी सरकार ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के काम किए, लोगों की सेवा की है जी, वो लोग जा रहे हैं जाति और धर्म के नाम पे। अब ये दिल्ली की जनता फैसला करेगी उन्हें क्या पसंद है, किसको वोट डालेंगे वो। तो फिर सीधी टक्कर आपकी जो है बीजेपी से है। क्या उनका इस बार यहाँ से उनका टिकट रमेश बिधूड़ी जी का कटा है और कैंडिडेट चेंज हुआ है? क्या लगता था आपको कि रमेश बिधूड़ी जी पिछले बार 3 लाख से ऊपर ज़्यादा वोटों से चुनाव जीते थे, तो अगर इस बार वो होते, उनका टिकट ना कटता तो आपका शायद मुकाबला बहुत कांटे का होता? नहीं, देखिए, ये मेरी रमेश बिधूड़ी की या मेरी रामवीर सिंह बिधूड़ी की लड़ाई नहीं है। ये एक विचारधारा की लड़ाई है। हमारी विचारधारा है कि जो लंबी लाइन में सबसे पीछे खड़ा है वहां तक दिल्ली सरकार की योजनाएं पहुंचनी चाहिए। हमारा नारा ही है, अंतिम व्यक्ति तक सारी सुविधाएं पहुंचाई। उसका अधिकार है। अगर हम कर भी रहे हैं तो हम किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे। तो देश के प्रधानमंत्री भी तो यही बात कहते हैं कि देश के आखिरी आदमी तक जब तक विकास नहीं पहुंचेगा तब तक। तो फिर आपकी और उनकी आइडियोलॉजी तो सेम हो रही है यहाँ पे। देखिए, आज मैं भी प्रत्याशी हूं यहां से जी, प्रेजेंट में विधायक हूं जी। मेरा अपना क्षेत्र है, तुगलकाबाद विधानसभा है मेरी। जो सामने प्रत्याशी है वो भी प्रेजेंट विधायक है। पिछले 5 साल में बदरपुर की जनता के लिए उन्होंने कितना विकास किया है, अब वहां जाके सर्वे कर लें। मैं आ रहा था रास्ते में और देख रहा था विकास, तो हर वहां तरफ कचरा पड़ा है। आप ये दिल्ली है और मतलब लोग कहते हैं कि साउथ दिल्ली, साउथ दिल्ली। मैंने कहा, मैं अपने कार जब आ रहा था तो यही हम डिस्कशन कर रहे थे कि लोग उन कहते हैं साउथ दिल्ली, और जब हम यहाँ की ओर
आए और कालिंदी कुंज से इसे टर्न लिया और उसके बाद से हम देख रहे हैं हर तरफ कचरा, रोडें टूटी हैं, मतलब लग नहीं रहा कि आप दिल्ली के अंदर हैं। देखिए मैं उसी पे आ रहा हूँ, वो भी प्रत्याशी है, विधायक प्रेजेंट, मैं भी प्रत्याशी हूँ, विधायक हूँ प्रेजेंट। अब उनका जाके उनके क्षेत्र का विजिट कर लें, कितनी मोहल्ला क्लिनिक उन्होंने अपनी विधानसभा में बनवाई है 5 साल में, और मेरी का कर लें। मेरे यहाँ आप पिछले 5 साल में 8 मोहल्ला क्लिनिक बनी है जी। 8 मोहल्ला क्लिनिक का मतलब है प्रतिदिन 2000 लोगों को सीधा फायदा लेना। बीजेपी कहती है मोहल्ला क्लिनिक जो है भ्रष्टाचार का एक नया दरवाजा है। अभी अपने कल शायद वहां संडे को गए नहीं थे, वहां जंतर मंतर गए? मैं गया था, मैं ही था। आप भी थे? तो संजय सिंह जी ने कितनी चिट्ठियां दिखाई आपको जी। कितना भ्रष्टाचार है, हर चीज तो गिरवी रख दी इन्होंने देश की, रेल से एयरपोर्ट तक, रेल, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, सब चीज तो इन्होंने गिरवी रख दी। आज एमटीएनएल कहां है, कनकोर कहां है? देखिए आज वो कहावत हो रही है कि मार भी रहे हैं और रोने भी नहीं देते। आज ईडी सीबीआई इनसे हटा दो, मात्र 3 दिन में देश की जनता इन्हें सबक सिखा देगी। जो इनकी पार्टी में शामिल हो जाए, हमारे यहां कहते हैं ना, गंगा जी नहाए गंगा दई नाम का भाई, जो इनकी पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ले उसकी साफ सुथरी छवि होगी। वो साफ हो गया। महाराष्ट्र में क्या हुआ है? अजीत पवार जी का उदाहरण दे रहे हैं। एक नहीं है, असम के हेमंत बिस्वा शर्मा, एक, मैं देखिए एक हो तो मैं नाम भी बताऊं, कुछ नाम भी गिना दीजिए थोड़ा सा। अभी जिनका आपने नाम लिया है, उनके लिए जब महाराष्ट्र में इनकी रैली होती थी बीजेपी की, तो उनके जो डिप्टी सीएम, क्या नाम उनका? अजीत पवार, महाराष्ट्र के, इससे पहले मुख्यमंत्री थे जो फडणवीस, हाँ फडणवीस जी और मोदी जी, एक ही मन से कहते थे उनके लिए कि हमारी सरकार बनाओ, इनको चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग। आज कहाँ है वो? उनके बराबर में बैठ के स्वागत हो रहा है उनका, मालाएं पहनाई जा रही हैं। कहां गया वो घोटाला? तो देश की जनता देख रही है। आज अगर हम आम आदमी पार्टी, मनीष जी बीजेपी में शामिल हो जाते तो आज जेल नहीं होते, उन्हें कहीं इनके बराबर में बैठे होते। लेकिन देख आपके सामने कितनी बार दिल्ली के विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई है, एक भी तोड़ पाई है? ये अरविंद जी के सिपाही हैं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में क्या था, उसमें तो साफ साफ लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है ना चंडीगढ़ मेयर चुनाव जी। जो लोग एक छोटे से मेयर के चुनाव में इतनी बड़ी साजिश होम मिनिस्ट्री से रची जा सकती है, तो फिर ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। सहीराम जी, आपने एक बड़ा राजनीतिक सफर तय किया है और आपने बताया कि आपने कितने सारे चुनाव जीते हैं। आपने यूपीए का भी शासन देखा है, आपने एनडीए का भी शासन देख रहे हैं और पहले भी देखा है। क्या ईडी सीबीआई 2014 के बाद में ही ऐसी हुई है या 2014 के पहले भी ये जांच एजेंसियां इसी तरह काम करती थी? पहले साल में 1-2 केस सुनते थे हम, तो पर डे, प्रतिदिन एक अघोषित इमरजेंसी, साइलेंट इमरजेंसी आज देश में है। एक तो होगी घोषित इमरजेंसी की घोषणा कर दी है जी, जो भी बोले उसे उठा के जेल में डाल दो जी। एक अघोषित इमरजेंसी आज देश में है। आपको क्या लगता है इस बार बीजेपी 400 पार का नारा दे रही, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि इस बार, अब की बार 400 पार, आपको क्या लगता है? 400 पार क्या है? वो क्या होंगी 400 पार? ये तो बताए मोदी जी। 400 पार डीजल होगा, 400 पार पेट्रोल होगा, 400 पार सरसों का तेल होगा, 400 पार दाल होगी, क्या होगा 400 पार? ये तो बताए मोदी जी। खाली 400 पार है। अब डीजल 400 पार होगा, पेट्रोल 400 पार हो गया, सरसों का तेल 400 पार होगा, या दालें 400 पार होंगी, क्या होगा 400 पार? 200 से नीचे सिमट जाएंगे, 200 तक पहुंच जाए तो गनीमत है। 200 के नीचे इस बार? मैं कह रहा हूं 3 दिन का मौका दे देना देश की जनता को, ईडी और सीबीआई को चुप बैठा दो ना 3 दिन के लिए। अच्छा, ईवीएम में सब कुछ ठीक है, अब आपको कोई दिक्कत है? नहीं, मैं नहीं कह सकता सब कुछ ठीक है। बस ये जब आपने देखा मेयर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव में सरेआम कैमरे में वो आदमी
हेरा फेरी कर रहा है, इतना बड़ा करप्शन कर रहा है, वैलिड वोटों को इनवैलिड कर रहा है, तो आप ईवीएम में कैसे कह दोगे ठीक है? आज ये टीवी चल रहा है, रिमोट से ही चल रहा है ना। बिल्कुल। ईवीएम में रिमोट से नहीं चल सकती। हमारे इंजीनियर हैं, सौरभ भारद्वाज जी हमारे विधायक हैं, मंत्री हैं, विधानसभा में एक एक चीज साफ करके दिखा दी, और उसके बाद उन्होंने को छोड़ो, एक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के वकील ने करके दिखा दी। क्या कोई भी बटन दबा वही बच जाएगा? तो मैं नहीं कह इसको बहुत फेयर नहीं मानते अभी आप? नहीं, मैं इससे फेयर नहीं मानता। मेरा एक आखिरी सवाल, फिर हम इस इंटरव्यू को यहीं पे क्लोज, आपके पास भी समय की कमी है। मेरा सवाल ये कि आपने कांग्रेस को भी देखा, उसके साथ मिलके भी काम किया, बसपा के साथ मिलके भी काम किया, अब आप अपनी पार्टी से विधायक हैं और सांसदी के लिए ताल ठोक रहे हैं। क्या डिफरेंसेस लगा आपको अरविंद केजरीवाल के साथ काम करके? आपको कैसा महसूस हुआ? क्या आप सोचते हैं इस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में और व्यक्तिगत सीएम केजरीवाल के बारे में? देखिए, मैंने काफी लंबे समय, मुझे 26 साल पूरे हो गए, 27वीं साल चल रही है जी। अरविंद केजरीवाल जी की जो सोच है वो एक अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अरविंद जी ने जब ये पार्टी बनाई थी, अन्ना आंदोलन हुआ था, उससे पहले निजामुद्दीन की झुग्गियों में एनजीओ चलाते थे। जमीनी स्तर पर जाकर उन्होंने देखा है, गांव में भी, अनऑथराइज्ड कॉलोनी में भी, झुग्गी झोपड़ी में भी, कि लोगों की मूल समस्याएं क्या हैं। जी। उनको पता है, ऐसा नहीं अरविंद जी एकदम पैरासूट से आए हैं। पहले एनजीओ द्वारा इन्होंने पूरी दिल्ली का सर्वे किया है, लोगों की मूल चीजें क्या। अब आप देखिए, 2015 से पहले सलम बस्ती में टॉयलेट होते थे, पहले भी थे, अब भी हैं। पहले सुबह जब आदमी फ्रेश होने के लिए जाता था तो वो अपने घर में 2 रुपए का सिक्का ढूंढता था। कितनी छोटी सी बात है, कहने के लिए हमारे लिए बहुत छोटी सी बात है, लेकिन अरविंद जी ने कितनी बड़ी बात कर दी कि उसको फ्री कर दिया। मतलब बिल्कुल जमीनी स्तर पर अरविंद जी ने काम किया, पढ़े लिखे हैं। मैंने बहुत लोगों के साथ काम किया है, लेकिन अरविंद जी जब भी सोचते हैं दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए, दिल्ली के विकास के लिए। आज लोग कहते हैं रेवड़ियां बांट रहे, रेवड़ियां बांट रहे हैं। आज मैं उनसे पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज मैंने अपने यहां 8 मोहल्ला क्लिनिक बनाई, साथ मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल 3 मंजिला टॉप की बिल्डिंग बनाई है, डेस्क से लेकर टीचर तक हर सुविधा दे रखी है। हमारे बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पे जाते हैं, एक फरिश्ते योजना दिल्ली की जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। तो आज हम कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है, तो हमारी जेब से जा रहा है क्या? ये दिल्ली की जनता की खून पसीने की गाड़ी कमाई है, जो दिल्ली की जनता टैक्स के द्वारा सरकार को दे रही है। तो रेवड़िया कैसे है भाई? तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टैक्स का पैसा यूटिलाइज हो रहा है दिल्ली की जनता के लिए। एजुकेशन में हो रहा है, हेल्थ में हो रहा है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा में हो रहा है, फरिश्ते योजना में हो रहा है। अभी किसी ने आप रिपोर्टर हो, आप सबके इंटरव्यू ले रहे थे। वो जिस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा में बजट पेश किया था, उस बजट में अरविंद जी सीधा सीधा कहा कि 18 साल से ऊपर की जो भी बहन बेटी महिला होगी उसको प्रति माह 1000 रुपये दिया जाएगा जी, सम्मान राशि। तो एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए उसके लिए। लेकिन सही राम जी, मेरी स्टेट बहुत सारे लड़कों से बात हुई, डीटीसी में मैं गया था तो कह रहे कि अभी हमारे एक भी रकम नहीं आई है। किसके में? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे युवा मिले मुझे, उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी ने कहा लेकिन अभी तक साहब आया नहीं पैसा, हमारा अकाउंट भी खुल गया, सब कुछ करा लिया। नहीं, देखिए अभी आप जल्दी कर रहे हो। अभी विधानसभा सत्र में घोषणा हुई, उसके बाद कैबिनेट से पास होगी, एलजी महोदय के पास जाएगी, होम मिनिस्ट्री में जाएगी, उसके बाद आचार संहिता लग गई। तो आज एलजी महोदय या होम मिनिस्टर चाहेगा कि ये चुनाव में लागू हो जाए? यही बात तो सुनने के लिए मैंने आपसे बात कही। एलजी महोदय, भारतीय जनता पार्टी ये चाहेगी क्या कि चुनाव से पहले ये योजना लागू हो जाए? लेकिन मैं गारंटी देता हूं अरविंद जी की एक बात की, चुनाव के बाद 101% लागू होगी। किसी मां ने दूध नहीं पिलाया जो इसे रोक दे। अब देखिए ना, हमें कितनी योजना के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। चुनी हुई सरकार है ना जी। अरविंद जी अपने या मेरी वोट से तो नहीं बने मुख्यमंत्री, दिल्ली की जनता ने वोट दिया ना, तो क्यों ना एलजी महोदय
दिल्ली सरकार की सुनते। कितने कामों के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ता है। अरे भाई, चुनी हुई सरकार है, लोगों ने वोट दिया है, उस वोट का अपमान मत करो। बहुत बहुत धन्यवाद सही राम जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए और नवभारत टाइम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू। और कुछ कमी रहेगी तो अगली इंटरव्यू अगली बार भी करेंगे। बहुत धन्यवाद सही राम जी।